अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 9 की ओस पे स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम CFRC करेंगे। CFRC के अंदर एक अच्छी खबर है कि इसमें ढेर सारी चीजें, CVS तो कंप्लीट ही मेडिसिन वाला है, बस CFRC के अंदर एलओ से ज्यादा दिए हुए हैं, जैसे इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, सब चीजों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो सिलेबस ज्यादा लगता है। वैसे इतनी ज्यादा चीजें नहीं है उसमें। तो पहले हम CVS देखते हैं। ये हमने मेडिसिन में किया हुआ है, तो बस जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलते हैं। तो CVS में हमारे पास क्या क्या है? एक तो हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग किस में करनी है? चेस्ट पेन है, डिस्निया और पल्पिटेशन है। हिस्ट्री तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, बल्कि चलते फिरते सुना सकते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन के अलग अलग एलो हैं, तो वो देख लेंगे। उसके बाद ECG है, जो कि मेडिसिन में हम कर चुके हैं, वही रेट रिटम एक्सिस वगैरह। और डायग्नोसिस है, ये नहीं हमने किया तो ये कर लेंगे। हार्ट फेलियर का, हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज का, तो यही है बस। तो हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले देखें चेस्ट पेन की हिस्ट्री है, वही अपना पुराना निमोनिक सोक्रेटिस वाला साइड ऑनसेट कैरेक्टर रेडिएशन एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो चेस्ट पेन की हिस्ट्री में तो बस यही करना है। फिर है नेक्स्ट डिस्निया की हिस्ट्री। डिस्निया में हमें सबसे पहले ऑन से पूछते हैं कि सडन है या ग्रेजुअल है। अगर सडन होगा तो उसका मतलब है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या न्यूमोथोरेक्स है। ये कंडीशन तो सडनली डेवलप होती है ना, जैसे न्यूमोथोरेक्स है, फ्लूइड स्पेस में एयर आ गई है, ज्यादा एयर आ रही है, कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो ये सडन कंडीशन होंगी। और जो ग्रेजुअल होते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर या COPD, एम्पाइमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह, तो इनका ऑनसेट क्या होगा? ग्रेजुअल होगा। तो ये पूछ लेना है, सबसे पहले ऑनसेट पूछ लेना है। फिर हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। डिस्निया 3 तरह का होता है, या तो ऑर्थोपनिया होगा, या प्रोक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया होगा, या एक्सर्शनल डिस्निया होगा। ये ऑर्थोपनिया क्या है? ये तब होता है जब कोई पर्सन बेड पर फ्लैट लेटे या कहीं भी फ्लैट लेटेगा ना, तब होगा। तो हमने उससे पूछना क्या है कि आप कितने पिलोज यूज करते हैं, और ये हमें बताएगा क्या कि लेफ्ट हार्ट फेलियर है। अगर किसी पर्सन को ऑर्थोपनिया होगा तो उसकी डायग्नोसिस ये हो सकती है कि इसको लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके बाद प्रोक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया है। प्रोक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया में ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो रात को सोते सोते उठ के बैठ जाता है और उसका सांस फूलने लग जाता है। तो हमने पूछ लेना है कि आप रात को सोते सोते उठ तो नहीं जाते हैं। और ये भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का जो है वो क्लासिक साइन है। फिर आ जाते हैं एक्सर्शनल डिस्निया। अब एक्सर्शनल का तो पता चल रहा है नेम से कि ये होगा कि जब कोई काम करता है ना, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है, तब होता है। तो इसके आगे से क्लासिफिकेशन है, जिसको NOAL से क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर 4 ग्रेड्स होते हैं। जो क्लास 1 है ना, उसका मतलब है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी उसने एक्टिविटी की, थोड़ी सी वॉक की, थोड़ा सा काम किया, तो कोई जो है ना उसको सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे। और जो क्लास 2 होगा ना, उसमें स्लाइट लिमिटेशन होगी। रेस्ट पे तो वो कंफर्टेबल है, लेकिन जब थोड़े से मॉडरेट एक्सरसाइज करना ना, थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया, तो उसको सांस फूलने लग जाता है। फिर क्लास 3 में क्या होगा कि मार्क लिमिटेशन होगी, ज्यादा लिमिटेशन होगी, जिससे कि कंफर्टेबल है रेस्ट के ऊपर, लेकिन अगर बिल्कुल ही थोड़ा सा काम कर लिया ना, तो भी उसको ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी, डिस्ने डेवलप हो जाएगा। और क्लास 4 में क्या होगा कि रेस्ट पे भी उसको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी क्लासेस देख लेनी है, क्या पता पूछ लें। फिर इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी पूछने हैं कि कफ, वीजिंग या एंकल स्वेलिंग या चेस्ट पेन तो नहीं है। तो ये होगी डिस्निया की हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट है पैल्पिटेशन हिस्ट्री। पैल्पिटेशन में क्या होता है कि पर्सन को अपनी हार्ट बीट फील हो रही होती है, विद या विदाउट एनी ट्रिगर। इसमें ट्रिगर भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस में होती है, स्ट्रेस में तो हो जाती है ना काफी लोगों को। और इसके अलावा जैसे स्मोकिंग कोई करता हो या कैफीन ज्यादा ले लें, तब होने लग जाती है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर पैल्पिटेशन होती है। तो इसकी हिस्ट्री अगर कोई पर्सन आएगा तो कैसे लेनी है? इसमें ऑनसेट पूछना है कि सडन है ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, पहले कम था और अब ज्यादा हो गया। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन पूछ लेनी है कि कितने टाइम तक रहती है पैल्पिटेशंस, कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ आवर्स तक रहती है। उसके बाद कैरेक्टर कि कैसी सी है, फास्ट है, स्लो है, मतलब थोड़ी थोड़ी फील हो रही है या बहुत तेज फील होने लग जाती है, रेगुलर है, इरेगुलर है, ये पूछ लेना है। उसके बाद ट्रिगर्स कि स्ट्रेस लेने के बाद होती है, कैफीन लेने के बाद होती है, एक्सरसाइज के बाद होती है, तो ये चीजें पूछ लेनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स कि अगर पैल्पिटेशन फील हो रही है तो साथ में कुछ होगा ना, जैसे कि हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, सिनकपी है, चक्कर आ सकते हैं उसको, चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। तो ये सारी चीजें पूछ लेनी है पैल्पिटेशन की हिस्ट्री में। और उसके बाद हिस्ट्री पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कि उसको कोई पास्ट कार्डिक हिस्ट्री तो नहीं, अगर कोई उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि कोई उसको प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ या कुछ भी ऐसा कार्डियोमायोपैथी हुई, तो उसकी वजह से पैल्पिटेशन का रिस्क ज्यादा हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है, अगर फैमिली के अंदर सीवियस रिलेटेड डिजीजेस हैं तो हो सकता है कि उसको भी हो। उसके बाद थायराइड डिजीज में भी, हाइपरथायरॉइडिज्म में भी ऐसे होता है कि पर्सन जो है वो और एग्जेजरेटेड होता है,
तो इन केसेस के अंदर भी पैल्पिटेशन फील हो जाती हैं। टैकीकार्डिया होता है हाइपोथायरिज्म के अंदर, तो ये देख लेना है। पैल्पिटेशन की हिस्ट्री में यही था। अब हम चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंसेंट लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसको एक्सपोज कराते हैं। एक्सपोज कराने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है, इंस्पेक्शन। और बाकी के 3 स्टेप्स क्या होते हैं, इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। लेकिन जो सीवीएस है ना, उसमें परकशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो एलोस में है भी नहीं, हम करेंगे भी नहीं, बेड साइड में भी नहीं है। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या देखना होता है, जैसे हमने मेडिसिन में देखा था कि कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है। चेस्ट डिफॉर्मिटी कैसी हो सकती है, पेक्टिस एक्सक्वेटम यानी कि फनल शेप चेस्ट हो जाएगी, या पेक्टिस कैरनेटम पिजन शेप चेस्ट होगी। इसकी पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसी अगर चेस्ट होगी तो वो क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी। एपिक्स बीट कहाँ पे होती है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन में, तो वो देख लेनी है। कि हमें विजिबल तो नहीं नजर आ रही, हाथ लगाने से तो फील होगी लेकिन देखने से तो नहीं नजर आ रही। फिर उसके बाद एबनॉर्मल पल्सेशंस, ये कहाँ पे हो सकती हैं, जो स्टर्नम होती है ना, उसका लेफ्ट स्टर्नल जो एच है ना, वहां पे हमें एबनॉर्मल पल्सेशन फील हो सकती है, होती है पैरास्टर्नल हीव्स। तो वो हमने देख लेनी है, उस जगह को हमने देख लेना है कि वहां पे हमें कोई पल्सेशन तो नहीं नजर आ रही। फिर कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है, स्कार मार्क हमें क्या बताएंगे कि कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई भी, और इसके अलावा कोई विजिबल वेन्स तो नहीं है, कोई पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ। इस तरह की चीजें हमने देख लेनी है। और जो इंस्पेक्शन होती है ना, वो हमने फुट एंड पे भी करनी होती है, और पेशेंट के राइट साइड के आप पेशेंट के लेवल के ऊपर भी आके हमने इंस्पेक्शन जो है वो परफॉर्म करनी होती है। फिर इंस्पेक्शन के अंदर अंदर ही हमने जेवीपी भी असेस कर लेनी है। जेवीपी कैसे असेस करेंगे, ये अब हम बस देख रहे हैं। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना हेड जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट करे। पेशेंट 45 डिग्री के एंगल पे, पेशेंट अपना हेड जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेगा। हम देख लेंगे कि कोई विजिबल वेन तो नहीं हमें नजर आ रही, तो वो जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन होगी। फिर अभी तो हम सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं ना, तो हमने बस देखना है। अगर मेजर करने के लिए आएगी तो उसके जो है वो स्टेप्स अलग होते हैं, वो हमने मेडिसिन में कर दिए। अभी बस हम सिर्फ जेवीपी को असेस करें क्योंकि हम इंस्पेक्शन कह रहे हैं। तो अगर कोई विजिबल जेवीपी नजर आ रही है तो वो हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर हमने जेवीपी मेजर की है स्केल रख के, तो जो नॉर्मल जेवीपी होती है ना, वो 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल होती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी। अब जेवीपी में एक और भी चीज थी, हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स। अगर हमें वैसे जेवीपी नजर नहीं आ रही और हम लीवर को प्रेस करते हैं तो हमें जेवीपी नजर आ रही है, तो वो भी हार्ट फेलियर को शो कराता है। तो हमने ये हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स भी बता देना है। फिर रेज जेवीपी की काजेस क्या हो सकती हैं, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन काज है, ये तो लास्ट में याद रखना है। उसके अलावा कार्डियक टेम्पनाडे है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है और सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये जेवीपी के रेस होने की काजेस हो सकती हैं। तो जो जेवीपी की वेव फॉर्म्स थी वो हमने फिजियो में की थी। ये कौन कौन सी होती हैं, ए सी वी वेव्स होती है और इसके अलावा कैनन ए वेव्स भी होती है। जो ए वेव होती हैं वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही होती है, सी वेव ट्राइकस्पिड बल्ब के क्लोजर को, और वी वेव पैसिव वेनस फिलिंग को, कि वेन्स जो है वो फिल हो रही हैं। उसके बाद कैनन ए वेव्स होती हैं जो कि एट्रियम कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड क्लोज है लेकिन एट्रियम कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उस केसेस के अंदर हमें कैनन ए वेव्स शो होगी। ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को शो करती हैं। तो ये होगी जेवीपी की वेव फॉर्म। अब हो गया इंस्पेक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पैल्पेशन पे। तो पैल्पेट हमने क्या क्या करना होता है, सबसे पहले है एपिक्स बीट की पैल्पेशन करनी होती है। एपिक्स बीट की नॉर्मल लोकेशन क्या होती है, सबको पता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन में, निपल से बिल्कुल नीचे। अगर हमें नहीं पता चल रहा कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे है, तो हम निपल के बिल्कुल नीचे हाथ रख देंगे और फिर जिस फिंगर पे हमें फील हो रही होगी ना, उस फिंगर को रख के बाकी सारे फिंगर छोड़ देंगे और टीचर को बता देंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे एपिक्स बीट फील हो रही है हमें, तो वो उसकी लोकेशन होगी। लेकिन अगर वो डिस्प्लेस हुई भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ना हो, लेटली या डाउनवर्ड हो, तो वो कार्डियक मायोपैथी को शो करती है। तो ये होगी एपिक्स बीट को पैल्पेशन करने की। उसके बाद कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एपिक्स बीट के, इनके बस नाम भी पता हो तो काफी है। टैपिंग हो सकती है, जैसे टैप टैप होता है ना, टैपिंग हो सकती है। पैल्पेबल S1 है, माइटल स्टेनोसिस के अंदर होती है ये। उसके अलावा हीविंग हो सकती है, जिसका मतलब है कि प्रेशर ओवरलोड हो रहा है, हाई प्रेशर पल्सेशन है, तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस या हाइपरटेंशन के अंदर होती है। उसके बाद थर्स्टिंग है, ये हाइपरडायनामिक है, वॉल्यूम ओवरलोड है, हार्ट में ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो ये माइटल रिगर्जिटेशन में होती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होती है। उसके बाद डिफ्यूज्ड या डिस्प्लेस्ड है, तो ये डायलेटेड कार्डियक मायोपैथी में होगी, जैसे कि ऊपर भी देखा था।
तो ये होते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एपिक स्पीड। कौन कौन से हैं? टैपिंग है, हीविंग है, थर्स्टिंग है, डिफ्यूज है, डिस्प्लेस्ड है। तो कैरेक्टर के पास नेम भी पता हो तो काफी हो जाएंगे। उसके अलावा और कौन कौन सी जगह पे हमने पैल्पेशन करनी होती है? हमने थ्रिल्स की थी और पैरास्टर्नल हीव की थी। मेडिसिन में भी ये हमने किया था। तो पैरास्टर्नल हीव हम कहाँ पे करते हैं? जो हमारी स्टर्नम होती है ना, उसके लेफ्ट स्टर्नल बॉडी के ऊपर हम अपना हाथ रखते थे या हैंड की हील रखते थे, यानी कि अल्नर बॉर्डर रखते थे। तो अगर वहां पे हमें कोई पल्सेशन फील हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो हीव होगी। और जो थ्रिल्स होती है ना, थ्रिल्स हम करते हैं कार्डिक वेल्व्स पे। जो 4 वेल्व्स होते हैं ना हार्ट के, माइट्रल है, ट्राइकस्पिड है, एओर्टिक है, पल्मोनरी है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तो वहां पे हम थ्रिल्स चेक करते हैं, हाथ रख के चेक करते हैं, ये हील रख के हैंड की चेक करते हैं। वहां पे अगर हमें कोई अबनॉर्मल पल्सेशन फील हो रही है ना, नॉर्मली तो नहीं ना होती, एओर्टिक ट्राइकस्पिड वाल्व नॉर्मली तो नहीं ना पल्पेट कर रहे होते, तो अगर वो होंगे तो वो थ्रिल्स होंगे, वो एबनॉर्मलिटी होंगी। तो ये होगी हमारे पास पैल्पेशंस। उसके बाद पैल्पेशन के अंदर हम पेरिफेरल पल्सेस को भी चेक कर सकते हैं। कौन कौन से पल्सेस? जैसे कि रेडियल है, ब्रेकियल है, कैरोटिड, फेमोरल, पोप्लीटियल, डोर्सालिस पीडियल, पोस्टीरियर टिबियल, इन सब की लोकेशन हमने मेडिसिन में की थी। तो इन सब का बता देना है कि हम इन सबको भी पैल्पेट करेंगे अगर हम सीवीएस का एग्जामिनेशन कर रहे हुए। तो इसके अंदर हमें एबनॉर्मल पल्सेस कौन कौन से मिल सकती हैं? तो एबनॉर्मल पल्स कैरेक्टर हो सकते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। पल्सिस पैराडॉक्सिस का मतलब यह है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, वो नॉर्मली कितना होता है? 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है ना, तो वो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि 110 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक हो जाएगा। तो ये शो करता है पल्सिस पैराडॉक्सिस को। उसके बाद पल्सिस अल्टरनेस, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग या वीक बीट्स आ रही है, यानी कि कभी स्ट्रॉन्ग बीट आती है और कभी वीक बीट आती है। जब हम हाथ रख के चेक करते हैं तो नॉर्मली तो हमें रेगुलर फील होती है ना कि एक जैसी बीट्स आ रही हैं, लेकिन जब एबनॉर्मलिटी होगी तो कभी हमें बीट जो है वो बहुत ज्यादा हाई मिलेगी और कभी जो है वो बहुत ज्यादा लो मिलेगी। तो ये होती है पल्सेस अल्टरनेस। उसके बाद कोलैप्सिंग हो सकती हैं या स्लो राइजिंग पल्सेस हो सकती हैं, ये एओर्टिक स्टेनोसिस में होती है। एब्सेंट पेरिफेरल पल्स फील ही नहीं हो रही है पेरिफेरल पल्स। तो ये है एबनॉर्मल पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होगी हमारे पास पैल्पेशन। पैल्पेशन में हमने एपिक स्पीड पैल्पेट की है, पैरास्टर्नल हीव, थ्रिल्स, और उसके बाद पल्सेस चेक की है, पेरिफेरल पल्सेस, और उनके एबनॉर्मल कैरेक्टर्स देखे हैं। अब हम चलते हैं ऑस्कल्टेशन पे। परकशन यहाँ पे नहीं होगी, सीवीएस में परकशन नहीं होती। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन हमने कहाँ पे करनी होती है? जहाँ पे हार्ट के वेल्व्स होते हैं ना, माइट्रल है, ट्राइकस्पिड है, एओर्टिक है, पल्मोनरी है, यहाँ पे हमने ऑस्कल्टेशन करनी होती है। तो जो माइट्रल की लोकेशन होती है ना, वो सेम टू सेम एपिक स्पीड वाली होती है। वहां पे जाके हमने स्टेथोस्कोप रखते हैं तो हमें माइट्रल वेल्व की पल्सेशन फील हो जाएगी। उसके बाद ट्राइकस्पिड के 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। लेफ्ट टर्नल बॉडी के पास एओर्टिक और पल्मोनरी दोनों जो है ना, वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होंगे। एओर्टिक राइट साइड पे होगा और पल्मोनरी लेफ्ट साइड पे होगा, जिसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑस्कल्टेट कर देना। अब हमें यहाँ पे सुनाई क्या देगा? हार्ट साउंड सुनाई देंगी, जो कि S1 S2 नॉर्मल होती है और S3 S4 एबनॉर्मल होती हैं। लेकिन S3 S4 भी कुछ केसेस के अंदर नॉर्मल होती हैं, जैसे कि यंग एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में या प्रेगनेंसी के अंदर हमें S3 सुनाई देगी तो वो नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। और जो S4 है ये नॉर्मल कभी भी नहीं होती। ये हमें सुनाई कब देती है? हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के अंदर, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर। तो ये होती है हार्ट साउंड्स जो हमें इन वेल्व्स पे सुनाई देती हैं। फिर उसके बाद जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती है ना, उनको हम कहते हैं मर्मर्स, और उनके ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 होता है ना, वो वेरी फेंट होगा, बहुत ज्यादा कम आवाज आएगी। उसके बाद ग्रेड 2 में सॉफ्ट है लेकिन हम सुन सकते हैं, इजीली हार्ड है। उसके बाद ग्रेड 3 है जो कि मॉडरेटली लाउड होता है लेकिन इसमें थ्रिल्स नहीं होती। और ग्रेड 4 में पैल्पेबल थ्रिल्स है, यानी कि अगर हम हाथ रख के भी फील करेंगे ना तो हमें फील होगा। उसके बाद है ग्रेड 5, ये भी वेरी लाउड होती है। और ग्रेड 6 हार्ड विदाउट स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के बगैर ही हमें सुनाई दे रही है। तो ये हो गया मर्मर्स। उसके बाद कॉमन मर्मर्स होते कौन कौन से हैं? एओर्टिक स्टेनोसिस होती है, माइट्रल रिगर्जिटेशन, आयोटिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस। अब ये स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होता क्या है? तो स्टेनोसिस होती है ना, उसका मतलब है कि जो वेल्व्स है ना हार्ट के, माइट्रल, ट्राइकस्पिड वगैरह के वेल्व्स जो है ना वो नैरो हो गए हैं। और रिगर्जिटेशन का मतलब यह है कि वेल्व लीकी हो रही है। अब वेल्व क्लोज है तब भी ब्लड जो है वो वापस आया जा रहा है। जो एओर्टिक स्टेनोसिस होती है ना, वो कब होती है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने एओर्टा के अंदर ब्लड डालना है,
लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाएगा ना, फिर सारी बॉडी में जाएगा, तो एओर्टा के अंदर ब्लड जा नहीं पा रहा, स्टेनोसिस हुई है, वेल नैरो हुए हैं, तो एओर्टिक स्टेनोसिस तब होगी। फिर उसके बाद आ जाता है माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होगा कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ब्लड जो है ना वापस लीक कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब देखें, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया था लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना था एओर्टा के अंदर, लेकिन अब ब्लड जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, तो जब हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा ना कि एओर्टा में ब्लड भेजे, तो ब्लड क्या करेगा, वो लेफ्ट एट्रियम में जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन है, वेल्व जो है वो ठीक तरह से क्लोज नहीं हुआ, वेल्व लीकी हो रहा है, तो इसकी वजह से वापस जो है वो ब्लड जाने लग जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और स्टेनोसिस के अंदर क्या हो रहा था कि एओर्टा में डिफिकल्टी से जा रहा था। फिर उसके बाद एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन और जो माइट्रल स्टेनोसिस है ये हार्ट रिलैक्स होगा इन केसेस के अंदर। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर ये होगा कि हार्ट जो है वो रिलैक्स है, लेकिन जो एओर्टिक वेल्व है ना वो लीकी हो रहा है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में गया था ना, वो वापस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने लग गया, तो ये होगा एओर्टिक रिगर्जिटेशन। और अगर माइट्रल स्टेनोसिस होगा, इसका मतलब है कि हार्ट रिलैक्स है, लेकिन ब्लड जो है वो डिफिकल्टी से जा रहा है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ये हो गया माइट्रल स्टेनोसिस। ये सब चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, तो एक दफा आप पढ़ेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी, बहुत इजी है। अब हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं ईसीजी की तरफ। अब नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी में क्या है, रेट, रिदम और एक्सिस है। रेट जैसे मैंने आपको मेडिसिन में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ आर वेव्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना भी आएगा वो हमारे पास रेट होगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट करें कि आर वेव्स जो है वो 10 है और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हार्ट रेट 60 आएगा, जो कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से हम रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इजीएस्ट मेथड है। एक और मेथड होता है जिसमें हम 300 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस को बिटवीन 2 आर वेव्स। अब इसमें हमने सारी आर वेव नहीं देखनी, हमने सिर्फ 2 आर वेव्स लेनी है और उसके अंदर जितने भी लार्ज बॉक्सेस आते हुए ना वो कैलकुलेट कर लेने हैं और उसको 300 से डिवाइड कर देना है और उसको 300 से डिवाइड कर देना है। जो जितना भी नंबर आएगा ना वो हमारे पास हार्ट रेट होगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट करें कि 3 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं 2 आर वेव के दरमियान, तो 300 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 100। तो 100 बीट्स पर मिनट भी क्या है, नॉर्मल हार्ट रेट है। तो इस तरह से हम हार्ट रेट को कैलकुलेट कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिदम। रिदम के अंदर हमने देखना होता है कि हर पी वेव के बाद क्यूआरएस वेव है और हर क्यूआरएस वेव के बाद पी वेव है। ये क्यूआरएस नैरो या ब्रॉड तो नहीं है, तो ये चीजें हमने रिदम के लिए चेक कर देनी होती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सिस पे। एक्सिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल हार्ट का एक्सिस होता है ना वो -30 to +90 डिग्री होता है। तो यहाँ देखें, अब हार्ट के अंदर जो करंट पास कर रहा है ना वो कैसे जा रहा है, ऐसे नोड से एवी नोड और साथ में फिर पकंजी फाइबर और नीचे जाएगा। तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर का साइन बन रहा है ना, तो जो हमारे पास लीड 1 और एवीएफ होती है ना वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जो लीड 1 होती है ना उसका एंगल होता है 0 डिग्री और जो लीड एवीएफ होती है ना उसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से हमें एक्सिस को डिटरमाइन करने के लिए हम लीड 1 और एवीएफ का यूज करते हैं। बाकी सारी लीड 2, 3, 4 जो जितनी भी है ना हम उनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ लीड 1 और एवीएफ लेते हैं। अगर हमें एक्सिस डिटर्मिनेशन करने के लिए आएगा तो हम इसी चीज के अंदर सिर्फ लीड 1 को देखेंगे और एवीएफ को देखेंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव हुई, दोनों पॉजिटिव का मतलब यह है कि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हुई। जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, कुछ लीड के अंदर वो इन्वर्टेड होता है और कुछ में अपवर्ड होता है, लेकिन लीड 1 और एवीएफ में नॉर्मली दोनों में ना अपवर्ड होता है। और अगर दोनों में अपवर्ड होगा, लीड 1 भी अपवर्ड है और एवीएफ भी अपवर्ड है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एक्सिस है। लेकिन अगर लीड 1 पॉजिटिव है लेकिन एवीएफ नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही है। और उसकी काजेस क्या क्या हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इंफीरियर मायोकार्डियल फंक्शन, ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद लीड 1 अगर नेगेटिव है और एवीएफ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि राइट एक्सिस डेविएशन हो रही है। तो इसके काजेस क्या हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या लेटरल मायोकार्डियल फंक्शन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ये हो सकती है। अगर दोनों ही नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव भी होगी ना, यहाँ पे एक और भी पॉइंट था कि अगर दोनों नेगेटिव भी होगी ना तो हम लीड 2 को देख लेंगे। अगर वो भी नेगेटिव हुई ना तो तब तो हम कहेंगे एक्सट्रीम डेविएशन है। लेकिन अगर 2 ना नेगेटिव हुई, पॉजिटिव हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ चांसेस है कि डेविएशन नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सिस डिटर्मिनेशन।
तो जो एसटी सेगमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिहाज से, ये पेरिकार्डाइटिस, स्पिंजीमेटल एंजाइना वगैरह में। तो जो एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है ना, कब हम कहेंगे कि ये डेंजरस है या एबनॉर्मलिटी है? अगर न्यू डेट्स के अंदर 1 मिलीमीटर तक भी हो गया ना एसटी एलिवेटेड, तो वो भी एबनॉर्मलिटी है। या अगर चेस्ट डेट के अंदर मोर देन 2 मिलीमीटर होगा तो तब हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मलिटी है। और इसके काजेस क्या हो सकते हैं? एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, या प्रिंसीमेटल एंजाइना हो सकता है। तो ये काजेस देखते हैं। उसके अलावा एसटी डिप्रेशन भी हो सकता है। जो ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट है ना, वो डिप्रेस भी हो सकता है। तो डिप्रेशन कितना हमारे पास चेंजेस होता है या एबनॉर्मलिटी होती है? लेस देन 0.5 से 1 मिलीमीटर तक भी होगा ना, तो वो एबनॉर्मलिटी कंसिडर की जाएगी। और इसके काजेस क्या हो सकती है? नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, अनस्टेबल एंजाइना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, डायजॉक्सिन का इफेक्ट हो सकता है। तो एसटी डिप्रेशन के अंदर ये काजेस हो सकते हैं। उसके अलावा टी वेव के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, ये भी हमने देख लिया था कि टी वेव या तो इन्वर्ट हो रही होगी, जैसे कि इस्कीमिया में होती है, या नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर होती है, कि पीक टी वेव होगी, पीक बनी होगी, जैसे आर वेव की बनी होती है ना, वैसे सी। ये हाइपरकैलेमिया में होता है, हाइपर एक्यूट फेस ऑफ एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होता है, या फ्लैट टी वेव। अब टी वेव है ही नहीं तो हाइपोकैलेमिया में होती है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होती है। तो ये होगी हमारे पास एसटी सेगमेंट की चेंजेस और टी वेव के चेंजेस। अब यहाँ पे हमारी ईसीजी भी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं आगे डायग्नोसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्नोसिस है हाइपरटेंशन का, कि अगर हमारे पास कोई पर्सन आए तो हम हाइपरटेंशन को कैसे डायग्नोज करेंगे, कि उसकी कौन कौन सी स्टेज है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है या क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और अगर डायस्टोलिक मोर देन और इक्वल टू 90 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा, दो रीडिंग्स के ऊपर 2 सेपरेट विजिट्स में, ये ना होगा एक दफा आया और 2 दफा ब्लड प्रेशर लिया तो वो तो सेम ही आएगा ना। तो सेपरेट विजिट्स होने चाहिए और 2 रीडिंग होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है तब हम उसको कहेंगे कि वो हाइपरटेंशन का मरीज है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगर एलिवेटेड होगा तो उसका मतलब है कि 120 से 129, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 80 है। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कब होगी? जब 140 टू 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा, और डायस्टोलिक कितना है? 90 टू 99 मिलीमीटर मर्क्यूरी। इसी तरह ग्रेड 2 कब होगा? जो 160, 179 या 100/102 होगा। और ग्रेड 3 कब होगा? जब मोर देन 180 सिस्टोलिक और मोर देन और इक्वल टू 110 डायस्टोलिक होगा, तो ये ग्रेड 3 होगा। और आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कब होती है? यानी कि अब इसके अंदर सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेंज है, डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो ये कब होगा? ये एल्डरली में होगा। इसके अंदर 140 इसके अंदर मोर देन 140 जो है वो ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद आ जाती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। अर्जेंसी में क्या होगा कि मोर देन 180/120 है, लेकिन इसके अंदर ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहे। उसके बाद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होगा कि 180/120 है, लेकिन इसमें ऑर्गन भी डैमेज हो रहे हैं। तो ये हो गए हाइपरटेंशन के ग्रेड्स। अब अगर हम उसको क्लासिफाई करें कॉजेस के हिसाब से, तो ये प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी होती है। जो प्राइमरी होते हैं ना हाइपरटेंशन, इसके अंदर कोई आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं होता, मतलब कि हमें कोई पता नहीं है कि इसको कोई पहले मसला नहीं था, जैसे कि कोई रीनल डिसऑर्डर, हेपेटिक डिसऑर्डर, कुछ भी नहीं था। तो उसके अंदर अगर हाइपरटेंशन होगी ना तो वो प्राइमरी होगी। अगर किसी डिजीज के बाद होगी, जैसे कि रीनल डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज वगैरह के बाद होगी, तो तब हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी होती है, क्या क्या टेस्ट कराने होते हैं? यूरिन लिपस्टिक है, ACR है रीनल डैमेज के लिए, यूरिन और इलेक्ट्रोलाइट है और कैरेटिन है, फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ये चीजें हमने इको वगैरह चेक करा लेनी होती है हाइपरटेंशन के अंदर। तो ये होगी हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस। हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा सफिशिएंट ब्लड, जो कि मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी को मीट करने के लिए जरूरी है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि हार्ट फेलियर हो रहा है। अब हार्ट फेलियर कौन कौन से होते हैं? हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना ब्लड जो है वो हार्ट पंप कर पा रहा है, यानी कि कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट एओर्टा में भेज रहा है और फिर एओर्टा से बॉडी में जा रहा है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40 होगी तो हम कहेंगे कि हार्ट फेलियर है विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। और ये किस किस्म में होता है? ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर होता है, यानी कि हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा सही तरह से। उसके बाद हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि थोड़ी सी इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस है, जैसे कि 40 से 49% है। उसके बाद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 50% है।
तो ये कब होगा? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा डायस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर। तो ये किन केसेस में होता है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह में। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन देख रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्रेमिंगम क्राइटेरिया हार्ट फेलियर के लिए। अगर इसके अंदर से 2 मेजर या 1 मेजर और 2 माइनर फाइंडिंग होगी ना, तब हम कहेंगे कि उस पर्सन को हार्ट फेलियर है। तो मेजर फाइंडिंग क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया है, ऑर्थोपनिया है, रीच एवीपी है, एसटी गैलप है। इसके अंदर से कोई 2 भी होंगे ना, तब भी हम कह देंगे कि उस पर्सन को हार्ट फेलियर है। और माइनर क्राइटेरिया क्या हो सकता है? बायलेटरल एंकल एडिमा है, नक्टर्नल कफ है, डिस्निया है। और माइनर क्राइटेरिया 2 हुए और मेजर में 1 भी हुआ ना, तब भी हम कह देंगे कि उस पर्सन को हार्ट फेलियर है। फिर उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराएंगे? इसमें है बीएनपी यानी कि ब्रेन नाट्यूरेटिक पेप्टाइड है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, इकोकार्डियोग्राम है। तो ये चीजें तो सब में होती है। तो ये हमने 1 2 3 4 टेस्ट जो है वो याद रख लेनी है। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज के ना सिवियरिटी इंक्रीज करती जाती है। जैसे कि स्टेबल अंजाइना होता है, उसके बाद अनस्टेबल अंजाइना उससे ज्यादा सीवियर होता है, नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन उससे ज्यादा सीवियर होता है, और एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन सबसे ज्यादा सीवियर होता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो स्टेबल अंजाइना के अंदर क्या होगा कि एक्सर्शनल चेस्ट पेन होगी, यानी कि अगर कोई काम कर रहे हैं ना तब चेस्ट पेन होगी, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब चेस्ट पेन होगी, और ये रेस्ट से रिलीव हो जाता है, तब हम इसको कहेंगे कि ये स्टेबल अंजाइना है। और इसके अंदर जो प्लेक होता है ना, अंजाइना किस वजह से हो रहा है? कि आर्टरीज के अंदर प्लेक है, हार्ट को ब्लड सही तरह से मिल नहीं रहा है, इस्कीमिया हो रहा है हार्ट का। तो इसके अंदर जो प्लेक होना है वो फिक्स्ड होगा, 70% स्टेनोसिस हुई भी होगी। उसके बाद ईसीजी एट्रेस जो है नॉर्मल आएगी। एसटी डिप्रेशन स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर अगर उस पर्सन को स्ट्रेस होगा जिसको स्टेबल अंजाइना है, तब एसटी डिप्रेशन आ सकता है, वैसे ईसीजी नॉर्मल होगी। उसके बाद है अनस्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना में क्या होगा? चेस्ट पेन होगी, रेस्ट पे भी चेस्ट पेन होगी। स्टेबल में क्या हो रहा था? चेस्ट पेन नहीं हो रही थी रेस्ट पे, इस पे रेस्ट पे भी पेन हो रही है। उसके बाद टोपोनिन इस पे नॉर्मल होगा। ईसीजी जो है एसटी डिप्रेशन होगा और टी इन्वर्जन भी होगी। काज क्या है? प्लेग रैप्चर कर गया। अब प्लेग जो है वो फिक्स था, वहां पे ब्लड आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ? प्लेग ने रैप्चर कर दिया, नॉन ओक्लूसिव थ्रोम्बस बन गया। उसके बाद नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चेस्ट पेन भी होगा, टोपोनिन भी राइज होगा, एसटी एलिवेशन नहीं होगी। इसकी काज क्या हो सकती है? पार्शियल कोरोनरी ओक्लूजन हो सकती है इसकी काज, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है ना वो पार्शियल ओक्लूड की हुई है। तो ये होगा नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन सबसे सीवियर केस है। इसके अंदर चेस्ट पेन मोर देन 20 मिनट तक रहती है, और ये हम निट्रोग्लिसरीन जीटीएन अगर लेंगे ना तब भी ठीक नहीं होगी। इसके बाद ईसीजी जो है वो एसटी एलिवेटेड होती है, मोर देन 1 मिलीमीटर लिम्ब डेट्स के अंदर, जैसे कि हमने ईसीजी में पढ़ा था, और मोर देन 2 मिलीमीटर अगर होगी चेस्ट डेट्स के अंदर। और इसके बाद टोपोनिन में राइज होगा, 3 to 6 आवर तक को पीक पहुंच जाएगा 12 to 24 आवर के अंदर। और इसकी काज क्या हो सकती है? कंप्लीट कोरोनरी ओक्लूजन है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी ना कंप्लीटली ओक्लूड हो गई है, इस्कीमिया हो गया हार्ट का। तो इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है? हमने पीसीआई कराना होता है विद इन 90 मिनट, या थ्रोम्बोलाइसिन देने होते हैं अगर पीसीआई अनअवेलेबल है विद इन 120 मिनट। तो ये हो गया हमारे पास सीवीएस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पायरेटरी देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो रही है।